हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की सेशन में हम लोग जो आपके क्लास 6 की SCERT है उसमें जो हिस्ट्री का बुक है उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा अध्याय है जिसका नाम है हमारा अतीत, उसके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। जो इतिहास हमारा होता है वो हमें क्या जानकारी देता है? जो हमारा अतीत था, मतलब जो बीत चुका है उसकी जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है, मतलब जो भी मानव समाज थी उसकी सामूहिक स्मृति है, मतलब इतिहास को किसी ने देखा नहीं है, ये सिर्फ स्मृति पर ही आधारित है। आगे है, यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त शक्ति गुम हो चुकी है। तो इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग अपनी वर्तमान की योजनाओं को बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें है इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। देखिए जो इतिहास होता है उसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। तो देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि लिखी गई हैं इतिहास के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिखी नहीं गई हैं। उनके बारे में जो जानकारी होती है हमें ज़मीन के नीचे जो दबे दबे हुए जो अवशेष होते हैं उनसे हमें पता चलता है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है, मतलब ऐसा होता है जिनकी जानकारी हमें लिखित रूप से नहीं मिलती है। उस जो काल होता है उसको हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं या फिर आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो कि इतिहास से पहले की घटना है। आगे है इसमें कि सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 की SCERT है तो इसमें क्या होंगी, कुछ फंडामेंटल जो आपकी बेस होंगे उसके बारे में बात किया गया है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। आगे है कि कभी आपने विचार किया है नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? तो आपने कभी सोचा है कि जितनी भी जो सभ्यताएँ थी वो नदियों के किनारे ही क्यों बसी थी? यहाँ है, नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। तो जितनी भी सभ्यताएँ हैं जो कि नदी के किनारे आपकी उपजी हुई थी, तो उनका मेन कारण ये था कि जो नदियाँ थी वहाँ पे पानी की उपलब्धता थी, व्यापार करने में आसानी होती थी और खेती करने के लिए भी आसानी होती थी, और जो वहाँ की भूमि थी वो भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। आगे है कि जो तीसरा अध्याय हमारा है, आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था। देखिए इसमें क्या है, जो पहला हमारा चैप्टर है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हम लोग किस चैप्टर में किसको पढ़ेंगे। तो देखिए जो तीसरा चैप्टर था उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना था, पत्थरों के औजार के बारे में पढ़ना है, हथियारों के बारे में पढ़ना है, मनुष्य का जो पहला आविष्कार था उसके बारे में पढ़ना है। आगे है चौथे अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक संगठित समाज की जीवन शैली को हम लोग समझेंगे चौथे चैप्टर में। आगे है कि पाँचवें जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पाँचवा चैप्टर है उसमें हम लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आगे है आपका छठवां जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपका छठवां चैप्टर है उसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ दिया गया सातवां जो चरण है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में जो हुई प्रगति जो हुई थी उसका हम लोग समन्वित रूप देखेंगे। आगे है बौद्ध एवं जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारत में नहीं विदेशों पर भी पड़ा था। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में हम लोग मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे और जो 10वां हमारा अध्याय है मौर्य समाज के पतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से दिया गया है। जो आपका 11वां है उसमें हम लोग सुदूर क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ जहाँ भारत का विस्तार था। और जो आपका 12वां और 13वां चैप्टर है उसमें हम लोग राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कुछ चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो आपका अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो जो पहला हमारा चैप्टर था उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें दी गई हैं। जो मेन जो शुरू होता है इतिहास वो हमारे दूसरे चैप्टर से शुरू होता है। दूसरा चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए कब, कहाँ और कैसे क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ दिया है अध्ययन काल का निर्धारण कैसे करें। देखिए जो भी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं और उनके काल का निर्धारण करते हैं कि कौन सा आपका प्रागैतिहासिक काल का है या फिर कौन सा ऐतिहासिक काल का है। तो इसका अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ दिया गया है अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं की तिथि के क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है।
तो जो इतिहास होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तिथियों के रूप में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं कि कौन सी घटना कब घटी थी। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। तो एक इतिहास तो होगा आपका प्राचीन, और एक होगा मध्य, और एक होगा आपका आधुनिक इतिहास। आगे है कि इसके आरंभिक चरण को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए जो पूर्व ऐतिहासिक काल जो थे वहाँ पे क्या था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, इसलिए हम लोग इसको पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीख लिया था, खेती पशुपालन भी सीखा था। तो हम लोग याद रखेंगे जो आद्य ऐतिहासिक काल है, या फिर हम लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, उसमें जो मनुष्य था उसने पहिया का यूज, आग का उपयोग कर रहा था, पशुपालन कर रहा था और खेती कर रहा था। जो हमारा आधुनिक काल का जो इतिहास है, आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। मतलब जैसे ही 18वीं शताब्दी हमारी आई थी उसके बाद से आधुनिक काल जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई थी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई थी। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर अब उसका आर्थिक शोषण करता है। तो देखिए जिस प्रकार जो अंग्रेज थे वो हमारे देश का आर्थिक शोषण किए हुए हैं, उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें एक अधिक उन्नत देश होता है जो कि किसी कमजोर देश पे अपना अधिकार कर लेता है और उसका शोषण करता रहता है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं मानव जाति का जो इतिहास है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, जो मानव का इतिहास है उसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे जाएगा इसके कई स्रोत मिलते हैं। कौन कौन सा, इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें। तो देखिए जो पुस्तकें होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक महत्वपूर्ण टूल होती है हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो देखिए जो पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी गई थी, इसलिए हम लोग उसको पांडुलिपि कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है जो पांडुलिपि होती है वो क्या होती है, हाथ से लिखी गई पुस्तकें या फिर कुछ और बोल सकता है उसमें, तो हम लोग बोलेंगे हाथ से लिखी गई पुस्तकें। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियां अब नष्ट हो चुकी है। तो देखिए अगर ये ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखे गए हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, अब तक तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो नष्ट हो चुके होंगे। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। तो ये पटना के बारे में भी दिया गया है, आपके बिहार राज्य के बारे में दिया गया है कि खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है वहाँ भी पांडुलिपियां जो है संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ आदि में है। तो देखिए जो पांडुलिपि आपके हैं उसके अलावा भी जैसे महाकाव्य हो गया, कविता हो गया, नाटक हो गया, इसके माध्यम से भी हम लोग अपने इतिहास को जानते हैं। ये जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, प्राकृतिक और तमिल और कन्नड़ भाषा में भी लिखे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए एक पांडुलिपि का आपका फिगर दिया गया है, यहाँ पे चित्र है, इसको पढ़ सकते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ क्या है, ये अभिलेख है। तो हम लोग अभिलेख के बारे में समझेंगे, अभिलेख क्या होता है। आगे पढ़ लेते हैं। जो अभिलेख होते हैं पत्थर या धातु की सतह पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। देखिए जो अभिलेख होते हैं वो आपका पत्थर या फिर धातु के पत्र पे लिखे जाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश, उपलब्धियां वर्णित होती हैं। वैसी जगह पे लगाया जाता है, इनको हम लोग वैसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। तो देखिए जो आपका अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं, वो पत्थरों या फिर धातु के प्लेटों पे उत्कीर्ण होते हैं, मतलब खुरेद खुरेद के लिखे गए रहते हैं। आगे है इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, जैसे आपका हड़प्पा में मिला था, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। तो जो भी वस्तुएं होती हैं, जो पुरानी वस्तुएं थे जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और जो इनका अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, जो इनका अध्ययन करता है।
तो देखिए यहाँ क्या मिला हुआ है, यहाँ एक खनन में सिक्का मिला हुआ है, यहाँ एक मुद्रा मिली हुई है और यहाँ पे एक मृद भांड है, मतलब मिट्टी द्वारा बनाया गया बर्तन होता है उसको हम लोग मृद भांड कहते हैं। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थल में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए थे। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का पर प्रकाश पड़ता है। तो देखिए जो इस डॉक्टर स्पूनर थे उन्होंने पटना के कुम्भरार नामक स्थान पे क्या की थी, खुदाई की थी। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के जो राजमहल के जो स्तंभ होते थे वो मिले थे और सोने के बैल मिले थे और कुछ टुकड़े मिले थे। तो इससे प्राप्त होता है, देखिए जहाँ बहुत अधिक मात्रा में ये सब चीज़ें मिलती है, कीमती वस्तुएं मिलती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ का जो स्थान था वो काफ़ी समृद्ध था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राज्य के चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं और जो सिक्के होते थे वो शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। आगे हमारा है रेडियो कार्बन विधि जो होती है जिससे हम लोग किसी चीज़ का आयु ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि तिथि निर्धारण के यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं, मतलब जो भी तिथि निर्धारण का जो काम होता है उसको कौन करता है, भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। तो जो कार्बन 14 है वो क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी पदार्थ वे होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। मतलब जब मनुष्य जिंदा रहता है तो वो वायुमंडल से C14 लेता है, कार्बन 14 लेता है। उस पर जैसे वो मर जाता है तो मरने के बाद उसी रेट से क्या करता है, C14 को लॉस करता है, मतलब खो देता है। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई भी C14 नहीं लेता है। जब तक वो जिंदा रहता है तभी तक वो क्या करता है, कार्बन 14 प्राप्त करता है, और जब मर जाता है तो वो प्राप्त करना बंद कर देता है। यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पे खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तो देखिए अगर किसी जीव का या फिर किसी बर्तन का या किसी भी चीज़ का अगर हमें आयु ज्ञात करना है तो हम लोग C14 मतलब कार्बन 14 विधि अपनाते हैं। यह एक रेडियोधर्मी तत्व है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। आगे है तिथियों का मतलब। तो देखिए जो तिथियां होती हैं वो उनका क्या मतलब होता है। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि विक्रम संवत और शक संवत के आधार पे तिथियों का निर्धारण करते थे, लेकिन अब क्या होता है, तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब जब भी ईसा मसीह जब पैदा हुए थे तो उनकी जन्म की जो तिथि थी उससे हम लोग क्या करते हैं, जो है अपना तिथि ज्ञात करते हैं। तो जो ईसा मसीह जब जन्मे थे तो उनके जन्म को हम लोग 0 मान लेते हैं, ये रहा हमारा 0। उसके जो ईसा मसीह के जो पहले होता है, जन्म के जो पहले का जो टाइम था उसको हम लोग BC बोलते हैं, बिफोर क्राइसिस बोलते हैं। तो ये आपका है जन्म से पहले का, और ये क्या है, जन्म के बाद का, जिसको हम लोग सन बोलते हैं। देखिए जो पहले का है उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, और जो बाद का होता है, ईसा मसीह जन्म के बाद का जो डेट होता है उसको हम लोग सन लिखते हैं। आगे देख लेते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि। जो भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि में है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन सा है, तो पहला भाग उसमें है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश शामिल हैं। तो जिस प्रकार से अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि भारत का आपका उत्तरी जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हैं पहले उसको बांट दिया गया है। फिर दूसरा हमारा है कि उत्तर का मैदान अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग एक पहले पहाड़ी भाग बांटते हैं फिर मैदानी भाग बांटते हैं। तो उसी प्रकार बोल रहा है उत्तर का मैदान जो अपने उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो जो हमारा मैदानी इलाका होता है वो क्या होता है, सबसे उपजाऊ इलाका होता है भारत में। आगे है दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। तो देखिए जो विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं, यही दोनों पहाड़ियां। और उत्तर में क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदी बह रही हैं। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे है कि सुदूर दक्षिण
दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। तो जो भारत है उसको 4 भागों में बाँटा गया है। तो इस फिगर समझते हैं। देखिए, एक तो आपका हो गया पहाड़ी वाला इलाका, ये वाला इलाका हो गया। दूसरा आपका हो गया मैदानी वाला इलाका, जो कि यहाँ होता है गंगा यमुना और आपका सिंधु से जो बनता है मैदान, उससे हो गया। तीसरा आपका यहाँ पे हो गया, तीसरा आपका ये पठारी इलाका है, जहाँ पे हम लोग को यहाँ विंध्यान पहाड़ियाँ मिलती है और यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ियाँ मिलती हैं और इसके ऊपर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मिलती हैं। तो उससे क्या होता है, आपका एक पार्ट ये हो गया और चौथा क्या हो गया, चौथा हमारा है यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी, जो यहाँ पे जो मैदान बना हुआ है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से बना हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है पर्वतों में अनेक दर्रे, जिसको हम लोग रास्ते बोलते हैं जैसे खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। देखिए, ये जो 3 दर्रा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाता है? इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। मतलब जो खैबर दर्रा है वो अफगानिस्तान में है। बोलन और गोमल दर्रा हम लोग याद रखेंगे कि इन दर्रों के माध्यम से जो हमारा संपर्क था वो अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है, जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो देखिए, जितने भी चीज़ें होती हैं वो भारत के उत्तर पश्चिम में होता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे पहले जो मेहरगढ़ स्थान है, वहाँ सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो मेहरगढ़ है वहाँ से गेहूं और जौ के, अधिकतर तो पूछता है गेहूं सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे मेहरगढ़ में। और अगर साथ में जौ पूछ लेता तो और अच्छी बात है। गेहूं और जौ दोनों कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आगे है आपका कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इनकी सहायक नदियां बहती हैं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो हमारा भारत है, ये रहा हमारा भारत और ये रहा उसका उत्तर पश्चिम इलाका, जहाँ पे हम लोग मेहरगढ़ में आपका गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो इन्हीं पे क्या होते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो ये आपका मैप था। आगे है कि उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। तो देखिए, आज के टाइम पे भी क्या होता है, जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं जो कि मेघालय में पाई जाती है, वहाँ पे इसी नाम की जनजातियां भी रहती हैं, जिनके नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। मतलब जो आपका विंध्य पर्वत है वो क्या करता है, विभाजक रेखा है, मतलब उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महापाषाणी जो संस्कृति है वो कहाँ हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मगिरी स्थल पे हुआ था। आगे है महापाषाणी संस्कृति में मृतकों को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। मतलब जो महापाषाणी जो संस्कृति है उसकी जो मेन विशेषता है वो ये है कि वो लोग मृतकों को दफना देते हैं और उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहमा और चोपा निमांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल, धान उपजाया गया था। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम आपका उत्तर पश्चिम जो एरिया है वहाँ पे जो मेहरगढ़ स्थान है, सबसे पहले वहाँ पे गेहूं और जौ जो है उपजाया गया था। लेकिन यहाँ बोल रहा है जो विंध्य पहाड़ी हमारी है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, तो इसका मतलब ये हो गया कि पश्चिम उत्तर, जो उत्तर की बात कर रहा है इसका मतलब ये हो गया पश्चिम उत्तर भारत की बात कर रहा है। वहाँ पे जो कोल्डिहमा स्थान है और चोपा निमांडो स्थान है, वहाँ पे सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको प्राप्त हुए हैं। आगे है देश का नाम। जो हमारा देश का नाम जो भारत है वो कैसे पड़ा, तो हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है। इंडिया शब्द इंडस के निकट, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी आपकी सभ्यता थी जो कि आपके उत्तर पश्चिम में बसी हुई थी, तो यहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो इंडस जो रिवर है उसी के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। आगे है ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो मतलब पूरा ये बात हुआ कि जो आपकी सिंधु नदी है उसी के नाम पे जो हमारा भारत है उसका नाम आपका इंडिया पड़ा है। आगे है कि देश का नाम भारत भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो एक नाम तो भारत है जो कि भरत नाम से पड़ा हुआ है, ये क्या था, मानव का एक समूह था। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है,
मनुष्य, पशु और पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है जो कार्बन 14 जो पद्धति होती है जिसको हम लोग रेडियो डेटिंग विधि कहते हैं, उससे हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा है उत्तर भारत को दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत अलग करती है? तो जो उत्तर भारत है उसको दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत अलग करती है? तो जो विंध्य पर्वत है वो अलग करती है, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देखिए जो चावल का प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ से मिला था? वो हमें मिला था आपका कोल्डिहिमा से। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमें मिलान करना है। तो देखिए जो खासी है वो क्या है? खासी एक जनजाति का नाम है, तो जो हमारा ये है जनजाति से मैच होगा। और जो मगध है वो क्या है? तो मगध है सबसे बड़ा साम्राज्य है, ये हो जाएगा। और तीसरा हमारा है महापाषाणिक संस्कृति। तो जो महापाषाणिक जो संस्कृति थी वो कहाँ थी? दक्षिण भारत में थी, तो आपका ये हो जाएगा इससे। और चौथा जो हमारा है चौपानी मांडो, वो क्या था? अनाज के प्रमाण यहाँ से मिले, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। तो हमारा अगला चैप्टर जो है वो है आपका प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज हमारा कैसा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिला? तो दिया गया है इसमें कि पुरातत्व जो वेत्ताओं थे के द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया था वही जो है सहायक है। मतलब जो पहले आदि जो मानव थे, मतलब जो पहले के मानव थे उनका पता कैसे लगा हमें? जो वो यूज किए थे, जो पत्थर वो लोग यूज किए थे, जो औजार यूज किए थे या फिर जहाँ वो रहते थे उनके आधार पर पता चला है कि जो आदि मानव थे वो कैसे रहते थे। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते थे। तो जो प्रारंभिक लोग थे वहाँ वो कहाँ कहाँ रहते थे? केरल में रहते थे, आंध्र प्रदेश में रहते थे, मध्य प्रदेश और झारखंड वाले क्षेत्र में ये लोग रहते थे। आगे है कि भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुफा ही उनका बसेरा था। ये लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुधनी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों का उदाहरण है। मतलब ये लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे। और जो प्रारंभिक इनका मिला है कि ये कहाँ रहते हैं, जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो आपका भीमबेटका है। ये इंपॉर्टेंट है, जो भीमबेटका है पूछता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से प्राप्त हुआ था। जो आरंभिक मानव है उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो क्या क्या करते थे? तो यहाँ पे है कि वे ज़्यादातर कंद फल आदि खाते थे, साथ ही थोड़ा मांस भी, मतलब थोड़ी मात्रा में मांस खाते थे। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। तो जो आदि मानव थे, जो पहले के मानव थे, उनका जो मांस जो था वो मुख्य भोजन नहीं था। ये क्या करते थे? कंद मूल फल फूल ये सब खाते थे। आगे है कि वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर को ढक लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे, मतलब जो आदि मानव थे वो लोग आग जलाना जान गए थे। आगे है बांट कर खाना। तो वो लोग बांट के क्यों खाते थे? आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले शिकार को मारना कठिन होता था। तो देखिए जो पहले के मानव थे वो क्या करते थे? शेर, बाघ, चीता इत्यादि को मारते थे, पशुओं को मारते थे, तो अकेले शिकार करना काफ़ी कठिन होता था, तो ये लोग साथ में शिकार करते थे। अब जब साथ में शिकार करेंगे तो सब लोग बांट के खाएंगे उसको। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है हमारा कि आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। मतलब वो लोग क्या करते थे? इधर उधर घूमते थे, एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते रहते थे। कुछ एरिया ऐसा होता था जिनके भीतर यही शिकार करते थे। जैसे ही एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी, जिससे वे समाप्त कर देते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे? एक स्थान पे, एक निश्चित स्थान में घूमते रहते थे और वहाँ पे क्या करते थे? जितने भी फल फूल रहते थे उसको समाप्त कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे कि वो लोग अन्य जगह की तलाश करते थे कि जहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ मिल सके। उन लोगों को पेड़ पौधे में फूल फल आने का मौसम का पता था। देखिए आदिवासी जो थे उनको पता था, वो जंगलों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे कि कब फूल फल आता है तो हमें कहाँ रहना चाहिए। अब पढ़ लेते हैं जो आरंभिक मानव के जो औजार थे वो कैसे थे। तो उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। हम लोग याद रखेंगे कि उस समय इन लोगों को पता नहीं था कि लोहा क्या होता है, तांबा क्या होता है। अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता था, पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियाँ, इन्हीं को वो नुकीला बनाकर औजार बनाते थे। तो वो लोग क्या करते थे? पत्थर से, लकड़ी से, जानवरों के सींग से, हड्डियों से इत्यादि से ही वो लोग क्या करते थे? अपने जो औजार थे उसको बनाते थे। आगे है कि पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग वो लोग शिकार करने के लिए करते थे। तो ये आपको शिकार करते हुए दिखाया गया है।
पेड़ों को काटने या उसकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारने, पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दाँत इत्यादि की मालाएँ बनाते थे। मतलब वो लोग आभूषण का भी यूज़ करते थे और लकड़ी का आभूषण बना होता था, सीप का बना होता था, फिर हाथी दाँत के जो थे उसके आभूषण बने होते थे। आगे है चित्र और नाच। तो देखिए वो लोग शिकार करने के साथ-साथ वो लोग क्या करते थे, पेंटिंग भी करते थे और डांस भी करते थे। आगे इसमें है कि शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पे रंगीन चित्र बनाते थे। अब सोचिए रंगीन चित्र वो लोग बना रहे हैं। रंग कैसे बनाते थे? वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बाँस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाया गया चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है। तो जो भीमबेटका की जो गुफा है, जो कि एमपी में है, वहाँ पे रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे, मतलब वो लोग डांस भी करते थे और सब लोग मिलके करते थे। आगे हमारा एक हेडिंग और है पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। अब ये पैसरा क्या होता है? तो देख लेते हैं। पैसरा बिहार के मुंगेर जिला, ये है मुंगेर जिला में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। तो जो पैसरा था वो बिहार के मुंगेर जिले में मिला है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो ये पूछ सकता है कि जो पैसरा है वो कहाँ से संबंधित है। तो हम लोग बोलेंगे कि बिहार के मुंगेर जिले से संबंधित है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे कुछ आरंभिक मानव के कुछ साक्ष्य मिले हैं। आगे है कि जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। मतलब जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, वो सबसे उनके जो महत्वपूर्ण जो था चीज़ जो था वो था पत्थर। आपने देखा कि पत्थरों की गुफा, उनके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर का काल नाम दिया है। तो हम लोग इसको बोलते हैं पाषाण युग। देखिए यहाँ पत्थर के कई चीज़ें मिली हुई हैं। ये सब बनाई हुई चीज़ें उन्हीं लोग के प्राप्त हुई है। आगे है पाषाण जो काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख से 14,000 साल पहले तक। यहाँ आपका टाइम भी दिया गया है कि 20 लाख से 14,000 साल पहले तक। कहते हैं इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रहण के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। मतलब इस समय जो लोग थे वो सिर्फ शिकार पे डिपेंड थे और सिर्फ अपना भोजन इकट्ठा करते थे। आग के आविष्कार एवं स्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो हम लोग बोलेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्योंकि जो ऑप्शन होता है ना तो वो बोलता है कि पूरा पाषाण में हुआ था कि मध्य में हुआ था कि जो आपका नवीन जो है उसमें हुआ था। तो हम लोग बोलेंगे कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। आगे है कि मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल था उसमें क्या क्या हुआ था? इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो जो मध्य पाषाण काल था उसमें कुछ खेती बाड़ी भी देखने को आपको मिल रहा है। इसी समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब लकड़ी का हत्था भी लगाकर ये लोग इस्तेमाल करने लगे। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। टाइम दिया गया है 14,000 से लेकर के 8,000 साल तक ये रहेगा आपका। आगे है कि पाषाण काल का जो अंतिम चरण है उसको हम लोग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका जो काल है वो 8,000 से लेकर 3,000 साल तक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? किस राज्य से अधिक मिला है? तो क्या बिहार से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है, फिर गुजरात से मिला है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है जो आरंभिक मानव है उनके सबसे अधिक जो निशान मिले हैं वो मध्य प्रदेश से मिले हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा है वो सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने थे? तो किस चीज के बने थे? क्या वो लोहा से बने थे, तांबा से, कांसा से या फिर पत्थर से? तो हम लोग जानते हैं कि उस समय लोहा, तांबा, कांसा इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे? पत्थरों से बनाते थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है कि आरंभिक बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया किस जिले में अवस्थित है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बिहार के मुंगेर जिले में है। तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो पाषाण काल है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग।
खाली स्थान को भरना है तो पहला इसमें आपका है कि जो भीमबेटका राज्य में है, भीमबेटका किस राज्य में है, तो देखिए जो भीमबेटका है वो आपका एमपी में पड़ेगा। दूसरा है आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा कहाँ था, तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं कि जो आरंभिक मानव थे वो लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे, एक तो ये भर सकते हैं, दूसरा हम लोग भर सकते थे ये लोग गुफाओं में रहते थे, तो ऐसे भर सकते हैं। तीसरा हमारा है पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और डैश करते थे, तो चित्र बनाते थे और डांस करते थे, मतलब नाच करते थे। अगला है डैश साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी थी, तो दुनिया की जो जलवायु है वो कब गर्म होने लगी थी, तो हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल में गर्म होने लगी थी। इसका मतलब 14,000 से लेकर के 8,000 साल के बीच में ये जो जलवायु थे वो गर्म होने लगी थी, तभी तो वो लोग खेती करना शुरू कर दिए थे। अब आगे अगला चैप्टर आपका है प्रथम कृषक एवं पशुपालक, तो प्रथम कृषक और पशुपालक आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है खेती की शुरुआत, तो जो खेती की शुरुआत है वो कैसे हुई, तो अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। सबसे पहले जो खेती हुई वो कहाँ हुई, ईरान और इराक में हुई। आगे है कि अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। देखिए पश्चिमोत्तर का मतलब होता है पश्चिम और उत्तर। अगर हम लोग इस प्रकार से मैप बनाए तो जो हमारी सिंधु वाली जो नदियों की वह जो पाई जाती है एरिया, वहाँ पे जो है खेती जो है शुरू हुई थी। आगे देख लेते हैं हम लोग। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया। नई जगह पे जहाँ वह गए उन लोगों के वो सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त थे। मतलब ऐसा हुआ कि दो जो गुट थे उसमें क्या हुआ, झगड़ा हो गया और एक गुट ज़्यादा ताकतवर था तो दूसरे गुट जो दूसरा समूह था उसको वो लोग खदेड़ दिए। तो नई जगह जब ये लोग गए तो इन लोग को जो खाते थे वो नहीं मिल पा रही थी, तो ये लोग क्या किए, अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। उससे वह नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए जिससे वो हष्ट-पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। तो जो भारत में खेती की शुरुआत मानी जाती है वो इसी से मानी जाती है कि दो लोगों में झगड़ा हो गया और कुछ लोग अपना कबीला छोड़ के बाहर निकल गए थे और खेती करना शुरू कर दिए थे। आगे है कि मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों को आसपास स्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया था। इस तरह आरंभिक गांव बसे। तो जो गांव बसे थे वो कैसे बसे थे, देखिए जब भी हम लोग खेती करेंगे तो जो हमारी फसल होती है वो 4 से 6 महीने में तैयार होती है। तो 4 से 6 महीने तक अपनी फसल की रक्षा करना था हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, गांव बसा के रहेंगे, इसलिए जो आरंभिक जो गांव थे इसी वजह से वो बसना शुरू हो गए। आगे है कि अनाज के भंडारों को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। अब जब वो लोग अनाज पैदा कर रहे हैं तो उसको स्टोर करके भी रखेंगे। जब स्टोर करेंगे उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ये सारे बदलाव हजारों वर्षों में संभव हो सका है। तो देखिए जितने भी बदलाव होते हैं वो अचानक तो नहीं होते हैं, उनके लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। आगे है मानव ने जानवर पालना शुरू किया। अब मानव क्या कर रहे हैं, जानवर पालना शुरू कर रहे हैं। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे पकड़कर वे अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पे उससे ज़्यादा मांस प्राप्त कर सकें। तो उनका मेन तो उद्देश्य यही था कि ज़्यादा मांस प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे। उन्हें लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत नए फायदे हो जाएंगे। मतलब वो लोग क्या करने लगे कि जब वो लोग जानवरों को पालने लगे कि जब ये बड़ा होगा तो अधिक मांस मिलेगा, फिर क्या हुआ कि कुछ उनके फायदे दिखने लगे। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूध देने लगे, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि और बच्चे देने लगे, तो इन लोग को लगा कि कुछ और फायदा है इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पालन पोषण इसका करें। उसके बाद क्या हुआ कि उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। तो जो मनुष्य का द्वारा जो पाला गया पहला पशु था वो था कुत्ता। उसके बाद फिर उन्होंने सूअर को पालना शुरू किया था। उसके बाद अन्य जानवरों को पालना शुरू किए थे। आगे इसमें है कि नवपाषाण युग बदलावों का काल। जो नवपाषाण युग है उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ दिया गया है नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। मतलब सबसे पहले जो नवपाषाण काल है उसमें क्या होता था, जो इसके पहले का जो काल था उसमें लोग सिर्फ शिकार करते थे, लेकिन नवपाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें जो इंसान था वो पशुपालक और खाद्य उत्पादक भी बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक समाज संगठन का विकास हुआ। मतलब जब गांव एकत्रित होने लगे तो एक समाज बना। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा
धारदार एवं चमकदार थे। अब देखिए नवपाषाण काल आ गया तो कुछ तो परिवर्तन आएँगे औजारों में भी। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में भी नवपाषाण कालीन है। मतलब जो बिहार का मुंगेर है, चिरांद है, वो क्या है, और झारखंड के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि नवपाषाण काल के से संबंध रखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है वस्तु और कुछ दिया गया है पुरातत्व स्थल। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट एक चार्ट दिया गया है, उसको हम लोग याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे है गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। अब पूछता है जो मेहरगढ़ है वो है कहाँ, तो वो पाकिस्तान में है, ये याद रखना है। दूसरा हमारा है चावल, जानवरों की हड्डियां जो थी वो कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। अब कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ये भी हमें याद रखना है। तीसरा है चावल, जानवर के खुर के निशान। देखिए यहाँ पे जानवर के खुर के निशान है, तो ये कहाँ मिले, मेहरगढ़ से। अब देखिए मेहरगढ़ से चावल भी मिला है और कोल्डिहवा से भी चावल मिला है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले चावल कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो हम लोग बोलेंगे कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। आगे है गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़ और बकरी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं, और जो कि है कश्मीर में। अगला है कि चना, गेहूं, चना और जौ जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चिरांद, बिहार से। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार से क्या प्राप्त हुआ है, तो बिहार से गेहूं, चना और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे आपका है कि काला चना, ज्वार बाजरा, भेड़, सुअर, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपका पैयमपल्ली, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए जो मेहरगढ़ है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों के दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो देखिए जो आपका मेहरगढ़ है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि गेहूँ सबसे पहले उगाया गया था, और यहाँ पे क्या हुआ है, आयताकार और चौकोर घरों के साक्ष्य मिले हैं। तो घर कैसे थे, आयताकार थे और चौकोर थे, और कुछ मृतकों के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये आपका हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि स्तर, स्तर हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए वहाँ पे 7 स्तर पाए गए थे, तो ये स्तर क्या होते हैं, तो खुदाई में किसी पूरा स्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य यह है कि वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई हैं, और उनके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ है। मतलब जो कई स्तर मिल रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक संस्कृति उदित हुई, उसके बाद वो नष्ट हो गई, उसके बाद कोई और दूसरी संस्कृति वहाँ पे उदित हुई है। तो ये हो गया। देखिए चिरांद, चिरांद आपका बिहार में पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमें। यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है, तो पूछ सकता है कि चिरांद है वो कहाँ है, तो हम लोग बोलेंगे बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं, कितने स्तर मिले हैं, 3 स्तर। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सिंह से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे, देखिए यहाँ पे घर कैसे हैं, गोल हैं। वहीं मेहरगढ़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि चौकोर थे और आयताकार थे, लेकिन यहाँ पे जो घर है वो कैसे हैं, गोल होते हैं। घरों में चूल्हे के एक समूह मिले हैं। मिट्टी के बर्तन पे काफ़ी सुंदर, मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो हमें याद क्या रखना है सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो आपका चिरांद है वो कहाँ है, बिहार के छपरा जिले में है। घर कैसा पाया गया था, तो यहाँ पे गोल घर है, और बड़ी संख्या में हड्डी और सिंग से बने हुए औजार मिले हैं, और यहाँ पे मिट्टी के बने हुए बर्तन भी मिले हैं। आगे देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। दूसरा है कि गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो जो गेहूं का प्राचीन साक्ष्य था वो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। आगे है कि चावल का प्रमाण भारत में कहाँ मिला था, तो जो चावल का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला था, वो आपका मिला था कोल्डिहवा से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देखिए सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। पहला हमारा है चिरांद, तो चिरांद कहाँ पे है, तो चिरांद हम लोगों ने पढ़ा है कि बिहार में है। दूसरा है कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो मेहरगढ़ है वो कहाँ है, आपका पाकिस्तान में है। तीसरा है कि बुर्जहोम कहाँ है, तो वो आपका कश्मीर में है। और चौथा है कोल्डिहवा कहाँ है, तो कोल्डिहवा कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से हमारा मिलान करो हो गया। आगे है आपका अगला चैप्टर।
अगला चैप्टर हमारा है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीयकरण। चलिए फिर जाना शुरू करते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक शहर था उसका प्रथम नगरीकरण कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अनयूजुअल टाइप की। यहाँ देख लेते हैं धातु युग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे है नौ पाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। मतलब जो धातु युग है वो नौ पाषाण काल के बाद शुरू हुआ है। पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य था, फिर नौ पाषाण काल था, उसके बाद धातु युग शुरू हुआ है, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, जो सिंध है उसमें कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलालीपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका धातु युग था उसमें जो सिंध में कोटदीजी और अमरी, हमें याद रखना है सिंध में किसका जो है वो हुआ था, उद्भव हुआ था, तो कोटदीजी और अमरी का हुआ था। उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलालीपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा, तो हम लोगों ने कालीबंगा का नाम सुना होगा। राजस्थान में क्या था, कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों के बने हुए घर में रहने लगे, जिसके चारों तरफ एक किलेबंदी भी कराई गई थी। मतलब जो धातु युग है वो काफ़ी संपन्न युग था। इसमें लोग क्या करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने लगे चीज़ों को स्टोर करने के लिए और खाने के लिए, उसमें रखकर खाना खाने के लिए। लंबी दूरी का व्यापार भी करने लगे थे और पक्की इमारतों में रहने लगते थे, साथ में किलाबंदी भी किए थे। इसका मतलब काफ़ी रिच हो गए थे वो लोग। आगे है कि धातु युग का आरंभ नौ पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। तो पहला धातु क्या था, तांबा था। और कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो नदी की तलहटी से प्राप्त हुआ था। आगे है मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है। जो मानव संस्कृति होती है वो सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है, तो यहाँ दिया गया है किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्यावस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। मतलब जो संस्कृति होती है वो सभ्य कैसे होती है, इसमें वही दिया गया है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, जैसे गांव था तो वो अब शहर बन गया है, लेखन कला विकसित हो गई है, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की आपूर्ति होने लगी है, लंबी दूरी का व्यापार होने लगा है, कारीगर कलाकार तथा विज्ञान आदि के विकास हो गया है। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नौपहाड़ युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया। मतलब जो सभ्य होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, अगर हम लोग गांव से शहर में परिवर्तित हो जाएं, व्यापार करने लगे, कारीगर कलाकार विज्ञान का विकास हो जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मानव है, मानव जो संस्कृति है वो सभ्यावस्था में पहुंच चुकी है। आगे है भारत में हड़प्पा जो था, हड़प्पा सभ्यता इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जो ये थी ये सभी क्या थी, सभ्य सभ्यता थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो देखिए ये तो खोज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या था कि 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। तो देखिए जब ये लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता का पता चला था, लेकिन ये लोग क्या किए थे, जो ईंटें प्राप्त हुए थे उसका यूज कर लिए थे ये लोग प्लेटफॉर्म के रूप में, तो कुछ चीज़ों को वो लोग नष्ट कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे दिया है सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित खनन किया। कब किया था, 1921 में किया था। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। जो खंडहर हमें मिला था वो हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा प्रमुख थे। मतलब जब हम लोग खुदाई करने लगे तो उसके बाद हमें मोहनजोदड़ो भी मिला, कालीबंगा भी मिला, बनवाली भी मिला, लोथल और धौलावीरा भी मिला। पुरातत्वविद लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। तो मतलब जो हड़प्पा स्थल था सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए जितने भी चीज़ें खोजी गई थी, चाहे वो मोहनजोदड़ो वाला स्थान हो, चाहे कालीबंगा हो, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये स्थान था, जो ये स्थान है वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। ये रहा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये रहा हमारे भारत का गुजरात, ये रहा। तो गुजरात से भी लोथल मिला था और बाकी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रों में ये सभ्यता जो है फैली हुई थी। आगे है हमारा
देखिए ये एक चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ दिया गया है नगर और खोजकर्ता का नाम है, वर्ष दिया गया है और नदी तट है। तो सबको तो याद करना वो नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है याद करना। जैसे कौन से नगर थे और किस नदी के तट पे वो बसे हुए थे। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, कब की थी? 1921 में की थी और यह रावी नदी के तट पे था। ये याद कर लेना है। दूसरा हमारा है मोहनजोदड़ो, राखाल देश बनर्जी ने इसकी खोज की थी, 1922 में की थी और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तीसरा हमारा है कालीबंगा, तो हम लोग इसको याद नहीं भी करेंगे तभी काम चल जाएगा। कालीबंगा था जो कि घग्गर नदी पे था। चौथा है लोथल जो कि भोगवा नदी पे था। अगला हमारा है धौलावीरा, फिर उसके बाद हमारा है चहुंदड़ो जो कि सिंधु नदी पे था। अगला है रंगपुर, ये मादर नदी पे था। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे इस चार्ट को। आगे है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी, जो नगर थे उनके क्या विशेषता थी। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। कितने हिस्सों में थे? दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी जो भाग था, पश्चिमी हिस्सा जो था वो छोटा था परंतु ऊंची जगहों पे बसा था। मतलब दो भाग थे, एक आपका पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था परंतु ऊंचे स्थान पे बसा हुआ था, जबकि जो पूर्वी हिस्सा था बहुत निचले इलाकों में बसा हुआ था। ऊंची जगहों पे बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा, जबकि निचले वाले इलाके को निचला नगर कहा। देखिए यहाँ पे क्या था कि दो भागों में बटा हुआ था। कुछ करते हैं, ये एक भाग हो गया, ये छोटा वाला भाग आपका है और ये एक बड़ा वाला भाग हो गया। तो ये क्या था, ये ऊंचे स्थान पे बसा था, लेकिन जब जो बड़ा वाला स्थान है ये नीचे वाले स्थान पे बचा था, मतलब नीचे था। तो जो ये छोटा वाला स्थान है उसको जो पुरातत्वविद थे उन्होंने उसको दुर्ग कहा, और जो नीचे वाला स्थान है उसको उन्होंने क्या कहा, निचला शहर कहा। तो ये था। आगे है कि माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते हैं। देखिए जो नगर दुर्ग था वो छोटा क्यों था, क्योंकि जो शहर था उसमें सभी लोग तो सुखी संपन्न नहीं रह सकते हैं। तो जो सुखी संपन्न थे वो नगर दुर्ग में रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नीचे क्या रहते थे? साधारण लोग रहते थे। नगर की चार दीवारी का निर्माण ईंटों से की गई थी। मतलब नगर के चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई थी जो कि ईंटों से बनाई गई थी। आगे ये है कि कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। अब जो नगर का जो दुर्ग वाला हिस्सा है वहाँ पे क्योंकि अमीर लोग रहते हैं, तो वहाँ जो नक्शे था वो क्या था, नक्शा जो था वहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार के मिले थे। आगे है मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। अब एक तालाब भी मिला है, उसको उन लोगों ने क्या कहा, महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब का फर्श जो है तराशी गई ईंटों से बना है। जो फर्श है तालाब का है वो क्या है, ईंटों से बनाया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। अब सोचिए उस समय के लोग क्या इतने ज़्यादा दिमागदार थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसाव ना हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाए हुए हैं। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। मतलब जब ये पानी का जब यूज़ हो जाएगा तो पानी का निकासी कहाँ से रहेगी, उसकी भी व्यवस्था थी। आगे है स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। मतलब कुछ विशिष्ट लोग थे जो कि विशेष अवसरों पे यहाँ पे स्नान करते थे। तो जो स्नानागार है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताएं वाली संरचनाएं मिलती हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या फिर कोठर के रूप में पहचाना गया है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे अन्नागार तो मिला है, लेकिन आपका जो हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, वहाँ भी क्या मिला है, कुछ अन्नागार मिले हुए हैं जिनको हम लोग कोठार के रूप में पहचानते हैं। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। मतलब जो आपका अग्निकुंड था उसका जो यूज था वो था यज्ञ के लिए। आगे है नगरीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए नगरीकरण एक प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इसे समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी
आधुनिक साधन होते हैं। तो नगरीकरण का मतलब इतना ही होता है कि जो लोग नगर में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खेती नहीं करते हैं। उनके पास वस्त्र, आभूषण, खान-पान, बातचीत करने का तरीका इनका अलग होता है। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो है सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होती है। आगे है नगरीकरण की प्रक्रिया में गाँव अपना स्वरूप खो देता है। इसका मतलब पहले जो गाँव था, जहाँ पे कृषि होती थी, वो अपना जो है स्वरूप खो दिया, वो नगर में परिवर्तित हो गया है। अब वहाँ पे कृषि कार्य नहीं होता है। जो ज़रूरी खाद्य सामग्रियाँ की जो आपूर्ति होती है, खेतिहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हो हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका है। तो देखिए जो नगरीकरण जो आपकी प्रक्रिया थी, वो सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, तभी से शुरू हो गई थी और आज तक यह जारी है। आगे है सड़कें, इमारतें और नालियाँ। जो इमारत, सड़कें और नालियाँ थी वो कैसे थी? तो हड़प्पाई नगरों में के घर प्रायः 2 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आँगन होता था, मतलब सबके पास घर था। घर 1, 2 या फिर 3 मंजिले भी थे। उनके पास आँगन था और उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। मतलब जो इनकी खिड़कियाँ और दरवाजे थे, वो क्या थे? गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएँ भी पाए जाते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इसलिए हर घर में क्या है? स्नानागार है और जो घर है वो 2 से 3 मंजिले हैं। तो ये दिखा रहा है कि वहाँ पे क्या थी? नगरीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें थी, नालियाँ बनी हुई थी और इनके साथ-साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिनकी गलियाँ तथा सड़कें एक-दूसरे को लगभग समकोण पे काटती हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो गलियाँ और सड़कें हैं, एक-दूसरे को समकोण पे काटती हैं। इस तकनीकी की वजह से शहर के कई आयताकार खंडों में विभाजित हो गया था। मतलब जो शहर था, इस वजह से जो शहर था वो कई आयताकार खंडों में विभाजित हो गया था। आगे है कि नाले नाले ईंटों से ढके होते थे। जो नाले थे वो खुले नहीं थे, वो ईंटों से ढके हुए थे। बड़े नालों में जगह-जगह पर आयताकार गड्ढे बने थे, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वस्थ और सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। मतलब ये था कि जो आपके नाले थे वो ढके हुए थे और एक बड़ा नाला था, जहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें इकट्ठा होती थी और समय-समय पे उसकी सफाई की जाती थी। तो ये रहा कुआँ का चित्र है और देखिए ये क्या है, मोहनजोदड़ो की सड़क की जो है तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। आगे है नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन कैसा था? नगर निर्माण में ईंटों का उपयोग स्पष्ट रूप से होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम करते होंगे। मतलब इतने ईंटों का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो लोग थे वो ईंटें बनाने का भी कार्य करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन का कार्य करते थे। जो लेखन का कार्य करते थे उनको हम लोग लिपिक बोलते हैं, जो अब नष्ट हो चुके हैं। जो कपड़े थे, लेखन कार्य वाला जो चीज़ था वो अब नष्ट हो चुका है। उनके द्वारा मुहरों, हाथी दाँत आदि पे लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो लिपिक वर्ग रहा होगा तभी तो लिखा होगा। आगे ये है हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष जो थे वो बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। मतलब वो लोग गहने का भी यूज़ करते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दाँत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आभूषण कुछ मिले हैं, आप लोग इनको देख सकते हो। आगे इसमें है तांबा, कांस्य, चांदी तथा मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप-तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। तो मतलब ये है कि ये लोग क्या करते थे, तांबा, कांस्य, चांदी, इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करते थे। आगे देख लेते हैं। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मतलब जो लोग थे उस समय के, वो लोग पासे का खेल खेलते थे। आगे है मुहरें, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। मतलब जो मुहरें होती थी वो हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण थे। देख लेते हैं मुहरें कैसी होती थी।
हड़प्पाई मोहरें अपने दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती है और दूसरे, इस पर कुछ लिखा होता था। मतलब जो मोहरें थी उनमें दो ही चीज़ें पाई जाती थी, एक तो जानवरों की आकृतियाँ मिलती थी और दूसरा कि उस पे कुछ लिखा रहता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। तो ये लोग क्या थे, 2 से 4 शब्द ही लिखे गए थे, लेकिन अभी ये पढ़ा नहीं गया है। जो भी चीज़ें मिली हैं उनको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो ये कुछ जो मुहर है उनके फिगर दिए गए हैं। देखिए इसमें पशु है और कुछ लिखा गया है। आगे देख लेते हैं जो हड़प्पाई लोग हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो जो हड़प्पाई लोग थे वो गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। किसके किससे परिचित थे वो लोग? गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से वो लोग परिचित थे। आगे है कि खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। मतलब ये लोग कृषि तो करते ही थे प्लस पशुपालन भी करते थे। जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। मतलब अधिकतर जिनसे दूध प्राप्त हो सके, जिनसे मांस प्राप्त हो सके, इन्हीं चीज़ों को ये पालन पोषण करते थे। आगे है कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्रों में होता था। मतलब ये क्या करते थे, बाहरी क्षेत्रों में भी व्यापार करते थे और जो अपने आसपास जो व्यापार होता था वो तो अलग था। लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। मतलब जो हड़प्पाई नगर था उसमें सभी कच्चे माल उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो क्या करते थे, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, तांबा कहाँ से मिला है, राजस्थान की खेतड़ी से। अब खेतड़ी जो है ना वो तांबा के लिए ही फेमस है। दूसरा है कर्नाटक कोलार से सोना। अब जो कर्नाटक है उसका जो कोलार है, जैसे मान लीजिए एक मूवी आई थी KGF, तो कोलार गोल्ड फील्ड उसका फुल फॉर्म था। तो जो कर्नाटक का जो कोलार है उससे सोना प्राप्त हुआ था। अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, चांदी कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान और ईरान से मिला है। अफगानिस्तान बदख्शां से वैदुर्य मणि और मध्य एशिया से फिरोजा, फिरोजा कहाँ से प्राप्त हुआ है, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। गुजरात से समुद्री उत्पाद, जितने भी समुद्री उत्पाद है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। आगे है जम्मू कश्मीर से लकड़ी, लकड़ी कहाँ से मिली है, जम्मू कश्मीर से मिली है। तो आदि प्राप्त करते थे। मतलब इतनी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग जगह से प्राप्त करते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलहुआ की चर्चा मिलती है। मेलहुआ सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो देखिए जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसमें मेलहुआ वर्ड का यूज हुआ है। तो पूछ सकता है जो मेलहुआ वर्ड है उसका क्या मतलब है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सिंधु क्षेत्र था उसका जो प्राचीन नाम था उसको हम लोग मेलहुआ बोलते हैं। आगे है, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी था। मतलब मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध था। आगे है नगरवासियों का धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा खूब प्रचलन था। मतलब ये लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी के स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिले हैं। किनकी मूर्तियां मिली हैं, स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो कि स्त्री जैसे लगते हैं और कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें पुरुष जैसे लगते हैं। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। लोग बताते हैं कि वो किसकी मूर्ति थी, पशुपति महादेव की मूर्ति थी। इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे और पशुओं की भी पूजा करते थे। इनके बीच एक सिंह वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। तो जो आपकी मूर्ति मिली थी वो एक सिंह वाली थी। तो ये लोग सोचते, जो आज के लोग हैं वो अनुमान लगाते थे कि हो सकता है कि उस समय वो गैंडा जानवर रहा हो। आगे है कि इसके बाद कुबड़ वाला सांड भी मिला है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त इसमें क्या था, किसी मंदिर का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। देवी के तो साक्ष्य मिले हैं, देवता के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो मंदिर का साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, भूत प्रेत को भी मानते थे। तो देखिए ये आपकी एक मुहर मिली है, इसको बोला गया है पशुपति का मुहर। इसमें जो एक आदमी बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पशुपति नाथ। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है हड़प्पाई जो लोग थे वो मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। मतलब जो लोग थे वो लोग दफनाते भी थे और जलाते भी थे, दोनों विधि से ये लोग उनका अंतिम संस्कार करते थे। यहाँ पे दिया गया है धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा
था। तो देखिए जितने भी चीज़ें हैं सब उत्तर-पश्चिमी भाग में ही पाए जा रहे हैं। तो गुजरात के उत्तर-पश्चिमी भाग में है। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम संपूर्ण शहर 3 भागों में बँटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। तो इसमें गढ़ी और मध्यनगर अपनी-अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर में किलेबंदी नहीं थी। तो देखिए यहाँ जो आपका धौलावीरा है उसमें जो स्थान मिला है उसमें जो शहर है वो 3 भागों में बँटे हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो मेन चीज़ था कि जो किले थे, जो जगह थी वो 2 भागों में बँटी गई थी। जिसको एक को हम लोग दो बोलते थे और एक को निचला नगर बोलते थे। लेकिन जो धौलावीरा है वहाँ पे 3 भागों में बँटा गया है, जिसको हम लोग गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर बोल रहे हैं। जो इसमें गढ़ी और जो मध्यनगर है वो क्या किए हैं, अपनी-अपनी किलेबंदी की हैं, लेकिन जो निचला नगर है उसमें किलेबंदी नहीं है। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक और धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिसपे बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। तो देखिए जो धौलावीरा है वो फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 3 संरचनाएँ पाई गई हैं इस प्रकार से। और क्या है कि देखिए एक को हम लोग बोलते हैं, एक हो गया गढ़ी, एक हो गया मध्यनगर और एक आपका हो गया निचला नगर। ये जो आपका गढ़ी और मध्यनगर है उनकी किलेबंदी की गई, चारों तरफ से ये घेरे गए हैं। लेकिन जो आपका निचला नगर है उसमें कोई भी किलेबंदी देखने को नहीं मिल रही है। ये धौलावीरा की विशेषता है। आगे आपका लोथल है, लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ है लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। तो लोथल भी क्या है, एक हड़प्पाई नगर है जो कि अहमदनगर में आपको मिला है, 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यहाँ एक बंदरगाह के अवशेष मिले। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। देखिए जो लोथल है उसका जो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोथल है वहाँ पे बंदरगाह होने के साक्ष्य मिलते हैं। सिर्फ यही इसका इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब इतना हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े हुए हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ है। तो देखिए लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण हैं? बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, पहला कारण। दूसरा है भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई। बाहरी लोगों ने जो हड़प्पा वासी थे उन पे हमला कर दिया और उन्हें समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से मतलब कई वो लोग अपना दे रहे हैं कि इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। आगे है इसी तरह यह भी कहा गया है कि वातावरण के भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के कारण विवश हो गए, दूर जाने के लिए विवश हो गए। मतलब कुछ ऐसी भौतिक परिघटनाएं भी घटी होंगी जिससे लोग क्या थे, जो सभ्यता थी उससे दूर जाने के लिए विवश हो गए। आगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता बड़े-बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बहुत से तत्वों का निरंतर आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आकर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति और जो आपका महाराष्ट्र में इनाम गांव, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, कि नाम से जानी जाती है। तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति बोलते हैं हम लोग और महाराष्ट्र में इनाम गांव संस्कृति बोलते हैं। यही हड़प्पा सभ्यता थी जिसको हम लोग ये नामों से जानते हैं। आज भी हम माता देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं जिसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हुई है। तो देखिए आज भी हम लोग क्या करते हैं, माता देवी की पूजा करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा काल का नहीं है, हमें ये देखना है। तो देखिए जो आपका हस्तिनापुर है वो क्या है, हड़प्पा काल का नहीं है। दूसरा है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिला है। तो मैंने बताया कि जो आपका लोथल है वहाँ से हम लोग क्या मिला है, बंदरगाह के अवशेष मिला है। पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि जो हड़प्पा सभ्यता है कि विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला है कि शहरी जीवन, दूसरा है ग्रामीण जीवन। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ग्रामीण जीवन नहीं जीते थे, उनका जीवन कैसा था, शहरी जीवन था।
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी। आगे है कि महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो सही हो जाएगा। आगे है कि सोना सुमेलित करना है हमें, सोना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो सोना है वो कर्नाटक के कोलार से प्राप्त हुआ है, तो इससे हम लोग मिला देंगे। दूसरा है फिरोजा, तो फिरोजा कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से मिला है। तीसरा है चांदी, अब देखिए चांदी के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है? यहाँ पे है चांदी जो था वो ईरान से मिला हुआ था, तो चांदी का हम लोग ईरान से मिला देंगे। और अगला आपका है सीपियाँ, तो जो सीपियाँ हैं वो कहाँ से मिली है? गुजरात से मिली है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि गुजरात से समुद्री उत्पाद प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो गया मिलान करने वाला। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 और बाकी जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।